हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी नाव दुर्घटना का तीसरा भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। रमेश पहले वाले मकान में आ गया। हेम के साथ जो भी मनोमालिन्य था वह दूर हो गया था। रमेश बिल्कुल घरेलू आदमी हो गया। हंसी, खेल, निमंत्रण आमंत्रण की धूम मच गई। पहले पाठ याद करने से पूर्व हेम का मुख उदास रहता था। जान पड़ता था कि जरा जोर की हवा लगने से उसका कोमल शरीर टूट जाएगा। वह बोलती कम थी। उसके साथ बात करने में भी भय लगता था कि कहीं मामूली बात से भी वह रुष्ट न हो जाए। अब उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। उसके पीले कपोलों पर लावण्य की लालिमा दिखाई पड़ने लगी। उसकी आंखें हास्य की छाया से नाच उठी। पहले वह वेशभूषा में मन लगाना उचित नहीं समझती थी। अब उसका मन पलटा जा रहा है। रमेश के आगमन से उसमें नई स्फूर्ति आ गई है। कर्तव्य बुद्धि रखने वाले रमेश में कुछ कम गंभीरता नहीं थी। विचारों की प्रबलता से उसका मन जड़ सा हो गया था। रमेश चलते हुए जमाने के बीच अपने तर्क भार से स्तंभित हो रहा था। वह अब न जाने कैसा हल्का हो गया है। आजकल हर समय वह ठहाका लगाकर हंस देता है। उसका दुपट्टा अब पहले की तरह मैला नहीं रहता। उसके मन में इस समय तक एक चलती हुई शक्ति का आविर्भाव सा हो गया है। वह हेम के साथ बदल गया है। वह युवक है। प्रेमियों के लिए एकांत साधनों का कलकत्ता में अभाव है। फूले हुए आलोक मौलश्री की कतारें, माधवी की वे लताएं, आम के रस से सिंचित कोकिल की कू कू यहाँ कहाँ। फिर भी इस शुष्क सौंदर्यहीन नगर से प्रेम की विद्या धक्का खाकर निकल नहीं जाती। इस गाड़ी घोड़े की भीड़ में, लोहे की छड़ों में बंधी ट्राम की राह में काम देवता अपने धनुष के छिपे निशाने से लाल पगड़ी वाले पहरेदारों के सामने कितनी रात बीते या कितने दिन चढ़े, कितनी ही बार, कितनी ही जगहों पर वार करते हैं। रमेश और हेम चमड़े की दुकान के सामने, मोदी की दुकान की बगल में किराए के मकान में रहते हुए भी प्रेम करते ही रहे। उनका प्रेम बढ़ता रहा। वे जिन परिस्थितियों में रह रहे थे, वे उनमें हरि प्रसन्न चित्त थे। उनके मन में एक दूसरे के लिए असीम प्रेम था। उनके जीवन की सिद्धि पूर्ण हो रही थी। वे एक दूसरे पर हजार जान से कुर्बान थे। हेम परीक्षा पास करने के कारण सिलाई की शिक्षा में चतुरता प्राप्त नहीं कर रही थी। सिलाई को रमेश बिल्कुल अनावश्यक समझता था। साहित्य में हेम के साथ उसकी खूब बनती थी, लेकिन सिलाई के विषय में रमेश को दूर रहना पड़ता था। इससे वह प्रायः अधीर होकर कहता था, आजकल आपको सिलाई का काम इतना अच्छा लगता है, जिसके लिए समय बिताने का कोई उपाय नहीं, उन्हीं के लिए काम अच्छा है। हेम इसका कोई उत्तर ना देकर मुस्कुरा देती थी। अक्षय तीव्र स्वर में बोलता, जिन सब कामों की संसार में कोई आवश्यकता है, वे रमेश बाबू की समझ में तुच्छ हैं। रमेश उत्तेजित हो तर्क करने को प्रस्तुत हो जाता, तब हेम बाधा देकर बोल उठती, रमेश बाबू, आप सब बातों का उत्तर देने के लिए इतने व्यग्र क्यों हो उठते हैं? इससे व्यर्थ का तनाव होता है। एक दिन सवेरे रमेश ने अपने पढ़ने के कमरे में देखा कि मेज के ऊपर रेशम का फूल कढ़ा और मखमली कोने से मढ़ा एक ब्लॉटिंग पैड सजाकर रखा हुआ है। उसके एक कोने में र अक्षर कढ़ा था और दूसरे कोने पर सुनहरे जरी के तार से एक कमल अंकित था। पैड का अर्थ और इतिहास समझने में रमेश को क्षण मात्र का भी विलंब न हुआ। उसका हृदय खिल उठा।
उसकी अंतरात्मा ने बिना प्रतिवाद के स्वीकार कर लिया कि सिलाई का काम तुच्छ नहीं है। ब्लॉटिंग पैड को हृदय से लगाकर वह बैठ गया। ब्लॉटिंग पैड पर उसी समय उसने एक चिट्ठी का कागज रखा। उसमें लिखा था, यदि मैं कवि होता तो कविता लिखकर बदला चुकाता। ईश्वर ने मुझे देने की क्षमता नहीं दी, लेकिन लेने की क्षमता है। उपहार को मैंने कैसे ग्रहण किया, उसे अंतर्यामी के अतिरिक्त और कोई जान नहीं सकता। दान नेत्रों में दिखाई देता है, लेकिन आदान हृदय के भीतर छिपा रहता है। इति चिर्रिणी। यह चिट्ठी हेम को मिल गई। इसके बाद इस विषय में दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। वर्षा आ गई। लगातार वर्षा से अन्नदा बाबू का चूल्हा विकल हो उठा, लेकिन रमेश और हेम के मन में कुछ भी बाधा नहीं पड़ी। वर्षा ने इन दोनों के मन में एक घनिष्ठता ला दी। बरसात में रमेश के अदालत जाने में प्रायः बाधा पड़ने लगी। किसी किसी दिन सवेरे ऐसी वृष्टि होती जिससे हेम घबराकर बोल उठती, रमेश बाबू, इस वृष्टि में आप कैसे घर जाएंगे? रमेश उत्तर देता, किसी प्रकार निकल जाऊंगा। हेम कहती, भीगने से सर्दी लग जाएगी, यहाँ भोजन करके ही जाइए। सर्दी लग जाने का ख्याल रमेश को नहीं था, लेकिन बरसात के समय उसे हेम के आतिथ्य के अधीन होना पड़ता था। 2 कदम दूर घर जाना भी दुस्साहस जान पड़ता। किसी दिन बादलों में विशेष लक्षण दिखाई देते ही हेम के घर रमेश के लिए खिचड़ी और शाम की पकौड़ियों का निमंत्रण मिल जाता। इसी प्रकार दिन बीतते रहे। रमेश ने यह विचार नहीं किया कि परिणाम क्या होगा। अन्नदा बाबू समझते थे और समाज के और भी 4 आदमी इसकी आलोचना करते थे। रमेश में जितना पांडित्य था, उतना कर्तव्य ज्ञान नहीं था। वर्तमान अवस्था में उसकी सांसारिक बुद्धि और भी मलिन हो गई थी। अन्नदा बाबू नित्य ही विशेष आशा से उसके मुंह की ओर देखते, लेकिन उन्हें उधर से कोई उत्तर मिलता दिखाई न देता था। रमेश ने हेम के साथ विवाह का प्रस्ताव अभी तक नहीं किया था। वे हैरान थे उसकी चुप्पी पर। अक्षय का गला विशेष अच्छा नहीं था, लेकिन जब वह स्वयं बेल बजाकर गाता था, तब अच्छे समझदारों के अतिरिक्त साधारण श्रोता किसी तरह की आपत्ति करते न थे। अन्नदा बाबू को संगीत का शौक नहीं था, किंतु वे अपने को उससे बचाते भी न थे। कोई अक्षय से गाने का अनुरोध करता तो वे कहते, यही तुम लोगों में दोष है। बेचारा गाना जानता है तो क्या उसे सदैव गाना सुनाना चाहिए? अक्षय विनीत स्वर से कहता, नहीं नहीं अन्नदा बाबू, इसके लिए चिंता न करें, मैं इनको गाना सुनाए देता हूँ। अनुरोध करने वालों की ओर से जवाब मिलता, तब फिर होने दिया जाए, यह तो आपकी महानता है। उस दिन शाम को घटा घिरी थी। अंधेरा हो चला, फिर भी वृष्टि नहीं रुकी। अक्षय पानी की वजह से बैठा रहा। हेम ने कहा, अक्षय बाबू कुछ गाइए। हेम ने हारमोनियम पर स्वर दिया। अक्षय ने बेला मिलाकर गाना शुरू किया। हवा बहे पुरवैया, नींद नहीं बिन सैया। अक्षय स्वर की भाषा में अपने दिल की बात कहने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन यह भाषा और भी 2 आदमियों के काम की थी। उन दोनों प्रेमियों के हृदय उस स्वर के सहारे एक दूसरे पर आघात प्रतिघात कर रहे थे। हेम और रमेश के नेत्र एक दूसरे से मिले हुए थे। वे नैनों से ही एक दूसरे तक अपने मन की व्यथा समझाने की चेष्टा कर रहे थे। उनके हृदयों में एक कंपन था, टीस थी। मेघ में जैसा जमाव था, उसी तरह गाना भी जमा हुआ था। हेम सिफारिश करने लगी, अक्षय बाबू, गाना समाप्त होने पर एक तान और छेड़िए। उत्साह में अक्षय का गाना लगातार चलने लगा। गाने का स्वर जम गया। वेदना से आतुर हृदय उसमें लुप्त होने लगे। बहुत रात बीते अक्षय अपने घर गया। रमेश विदा होने के समय चुपचाप हेम के मुंह की ओर देखने लगा। हेम ने भी उसके मुंह की ओर देखा। दोनों की दृष्टि में गाने की छाया छा रही थी। रमेश घर चला गया। पुनः रिमझिम पानी बरसने लगा।
रमेश को उस रात नींद नहीं आई। हेम चुपचाप बैठी उस ओर अंधेरे में पानी के बरसने की आवाज सुन रही थी। उसके मन का तार तार बज रहा था। रमेश सवेरे सोचने लगा, अगर मैं गाना गा सकता तो उसके बदले में अपनी अनेक विद्याओं को दान करने में ना चूकता। मैं गाने द्वारा मन का संदेशा प्रियतमा तक पहुंचाता। रमेश को यहाँ आशा नहीं थी कि वह गाना गा सकेगा। उसने निश्चय किया कि वह बजाना सीखेगा। एक दिन उसने एकांत में अन्नदा बाबू के घर का बेला उठाकर छड़ी से रगड़ दिया। छड़ी की एक रगड़ से ऐसा भयंकर स्वर हुआ कि वह घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा कि बेला बजाना सरल काम नहीं था। अतः उसने बेला सीखने की बात सोची तक नहीं। वह एक हारमोनियम खरीद लाया। कोठरी के भीतर से दरवाजा बंद कर वह बहुत ही सावधानी से उस पर अंगुली चलाकर चेष्टा करके बजाने लगा, मगर व्यर्थ। जब अन्नदा बाबू के घर पहुंचा तो हेम ने रमेश से कहा, आपके घर से हारमोनियम की आवाज आ रही थी। रमेश समझा था कि दरवाजा बंद कर लेने से किसी को खबर नहीं होगी। रमेश को लज्जित हो मान लेना पड़ा कि वह एक हारमोनियम खरीद लाया है। हेम ने कहा, दरवाजा बंद कर क्यों इतनी चेष्टा करते हैं? उससे तो अच्छा है कि आप हमारे यहाँ अभ्यास करें, मैं भी सहायता करूंगी। रमेश ने कहा, मैं बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे सिखाने में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। हेम ने कहा, मुझ में जो कुछ विद्या है उससे मैं अनजान को सिखा सकती हूँ। रमेश ने अपना जो परिचय दिया बिल्कुल सही था। शिक्षक की सहायता मिलने पर भी स्वर के ज्ञान को रमेश के माथे में घुसने की कोई राह न मिली। उसकी अंगुली सदा गलत पड़ती, क्षण क्षण में बेसुरा स्वर बजने लगता। रमेश को वह बेसुरा नहीं जचता था। सुरे और बेसुरे में उसे कोई अलगाव न जान पड़ता। वह सर्वत्र राग रागिनी का उल्लंघन करने लगता। हेम बीच बीच में उसे टोकती रहती, मगर वह भूल ना सुधार पाता। वह मनमौजी तरीके से बिना स्वर की परवाह किए अपनी उंगलियां नचाता ही रहता। हेम उसकी इस बात पर मन ही मन हंसती। जब वह एक भूल सुधारने की चेष्टा करती तो वह उस वक्त दूसरी भूल बड़े जोर शोर से करना आरंभ कर देता था, मगर बाजा तन्मय होकर बजाता था। रमेश के भूल करने पर हेम को बहुत आमोद होता था। भूल से आनंद प्राप्त होना प्रेम की ही शक्ति का काम है। बच्चा जब चलना आरंभ करता है तब बार बार इधर उधर पैर फेंकता है। माता का स्नेह उतने से ही उछल पड़ता है। रमेश जिस विचित्रता से अपनी भूल प्रकट करता, हेम के लिए उतना ही कौतुक हो जाता। रमेश कहता, आप इतनी हंसती क्यों हैं? जब आप बाजा बजाना सीखती थी तब क्या आपसे भूल नहीं होती थी? हेम कहती, भूल तो निश्चय होती थी। आपके साथ मेरी तुलना नहीं हो सकती, आप श्रेष्ठ हैं। रमेश हंसकर फिर आरंभ से बजाना शुरू कर देता। अन्नदा बाबू संगीत के संबंध में कुछ भी ना समझते थे। वे बीच बीच में गंभीर भाव से कान खड़े कर बोल उठते, रमेश का हाथ धीरे धीरे सुधर रहा है। हेम कहती, हाथ को बेसुरे की आदत हो रही है। अन्नदा बाबू कहते, नहीं, पहले था, उससे अब कुछ सीख सा चला है। मुझे तो जान पड़ता है कि रमेश यदि लगा रहेगा तो उसका हाथ बुरा ना होगा। गाने बजाने में खूब अभ्यास करना चाहिए। सरगम का अभ्यास होने पर सब सरल हो जाता है। हेम सुनती रहती और पिता की मति पर मन ही मन हंसती जाती थी। धीरे धीरे क्वार निकट आया। प्रतिवर्ष पूजा के कंसेंट टिकट आरंभ होने पर अन्नदा बाबू अपने बहनोई के पास हवा बदलने जबलपुर चले जाते थे। इस तरह वे अपनी तफरीह करने के अभ्यस्त हो गए थे। यात्रा समीप देख आजकल रमेश ने परिश्रम से हारमोनियम सीखना आरंभ किया है। एक दिन की बात है, हेम ने कहा, रमेश बाबू, आपको वायु परिवर्तन की आवश्यकता है।
अन्नदा बाबू ने सोचा कि बात तो ठीक है, क्योंकि रमेश के ऊपर शोक और दुख का बहुत दुर्योग हुआ है। उन्होंने भी कहा, कुछ दिनों के लिए घूम आना ही बेहतर है, इससे कुछ लाभ अवश्य होता है। हेम बोली, रमेश बाबू, आपने नर्मदा का झरना देखा है? रमेश बोला, नहीं। तो हेम ने कहा, आपको देखना अवश्य चाहिए। अन्नदा बाबू बोले, हाँ ठीक तो है। रमेश, हम लोगों के साथ ही क्यों ना चलो? हवाखोरी भी होगी और संगमरमर का पहाड़ भी देखेंगे। जलवायु का बदलना और संगमरमर का पहाड़ देखना दोनों ही रमेश को बहुत जरूरी है, क्योंकि हेम के सानिध्य से उसे शांति मिलती है, उसके मन की विकलता दूर होती है। रमेश ने स्वीकृति दे दी। उस दिन रमेश बहुत ही प्रसन्न था। हृदय के आवेग को किसी तरह दबा रखने के लिए वह अपने घर का दरवाजा बंद कर हारमोनियम लेकर बैठ गया। आज उसे कुछ ज्ञान न रहा। पर्दों पर उसकी अंगुलियां ताल बेताल नाचने लगी। हेम के जाने की संभावना से कई दिनों से उसका हृदय बोझिल था। उसी समय दरवाजे पर धक्का लगते हुए आवाज आई, रमेश बाबू, यह आप क्या कर रहे हैं? रमेश ने दरवाजा खोल दिया। अक्षय ने कोठरी में प्रवेश करके कहा, रमेश बाबू, आप छिपे छिपे यह क्या कर रहे हैं? क्या यह आपकी किसी कानूनी धारा में नहीं आता? रमेश हंसकर चुप रहा। अक्षय बोला, रमेश बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। रमेश उत्कंठा के साथ सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। अक्षय ने कहा, आप जानते हैं कि हेम की भलाई बुराई के प्रति मैं लापरवाह नहीं हूँ। रमेश चुपचाप सुनता रहा। अक्षय ने पुनः कहा, उसके संबंध में आपका क्या विचार है? यह पूछने का अधिकार मुझे है, क्योंकि मैं अन्नदा बाबू का शुभचिंतक हूँ। यह बात और इसका ढंग रमेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन कड़ा उत्तर देने का अभ्यास रमेश को नहीं था। उसने मीठे स्वर से कहा, आपके मन में इस आशंका के होने का कोई कारण भी है? अक्षय बोला, आप हिंदू परिवार के हैं, आपके पिता हिंदू थे। मैं यह जानता हूँ कि आपके ब्राह्मण के घर विवाह करने की आशंका से वे आपको विवाह करने के लिए देश ले गए थे। इस समाचार को अक्षय के जानने का कारण यह था कि उसने ही रमेश के पिता के मन में यह आशंका उत्पन्न की थी। रमेश अक्षय के मुंह की ओर देख न सका। अक्षय बोला, पिता की मृत्यु से क्या आप अपने को स्वाधीन समझते हैं? उनकी इच्छा थी कि। रमेश ने कहा, अक्षय बाबू, दूसरों के संबंध में यदि आपका मुझे उपदेश देने का अधिकार हो तो दे सकते हैं, लेकिन पिता के साथ मेरा जो संबंध है उसमें आप कुछ ना कहिए। अक्षय ने कहा, अच्छा, यह तो बताइए कि हेम से विवाह करने के बारे में आप जानते हैं या नहीं? रमेश उत्तेजित हो उठा। उसने कहा, अक्षय बाबू, आप अन्नदा बाबू के मित्र हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आपकी घनिष्ठता नहीं है। दया करके आप यह सब प्रसंग छोड़िए, मैं इसे पसंद नहीं करता। अक्षय बोला, मेरे चुप करने से यदि सबकी बातें सब बंद हो जाएं और आप जैसे कुछ न विचार करके आराम से दिन बिता रहे हैं वैसे ही बिता सकते, तब तो कोई बात ना थी। लेकिन समाज में आप जैसों के लिए सुख नहीं है। यद्यपि आप उच्च हैं, संसार की बातों का विचार नहीं करते, ना आप समाज की परवाह करते हैं, मगर समाज आप जैसों की तरफ से विमुख नहीं होता है। आप अपने इस प्रकार के व्यवहार से हेम तथा उसके परिवार वालों का मान समाज में अवश्य गिरा देंगे। समाज उनके प्रति श्रद्धा न करेगा, आपके कारण उनका मान गिर जाएगा। यह आपने शायद नहीं सोचा है। रमेश बोला, आपके उपदेशों को मैं ग्रहण करता हूँ। मेरा जो कर्तव्य है मैं शीघ्र ही उसका पालन करूंगा। इस संबंध में आप निश्चिंत रहें। अब इसके विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अक्षय ने कहा, आप अपना कर्तव्य स्थिर करके उसका पालन करेंगे, इतने से ही मैं निश्चिंत हो गया। आलोचना करने का मुझे शौक नहीं है। आपकी संगीत शिक्षा में बाधा दे मैं अपराधी हुआ हूँ, क्षमा कीजिएगा। रमेश बिछौने पर लेट गया। बहुत देर तक वह इसी तरह पड़ा रहा। घड़ी में 5 बजते ही वह उठ बैठा।
पड़ोसी के घर जाकर 2 प्याली चाय पीनी चाहिए, इसके बारे में उसे कोई संकोच ना रहा। हेम ने पूछा, रमेश बाबू, क्या आपकी तबीयत खराब है? रमेश ने कहा, नहीं। अन्नदा बाबू ने कहा, हाजमे में कुछ गड़बड़ी हुई हो या पित्ताधिक्य है तो मैं गोली खाया करता हूँ, उसमें से एक गोली खा लो। हेम ने हंसकर कहा, पिताजी, अपने साथियों को वह गोली आप प्रायः खिलाते रहते हैं। जहां तक मेरा विचार है, उनमें से किसी को विशेष लाभ नहीं हुआ है। रमेश मुस्कुरा दिया। हंसते हुए अन्नदा बाबू ने कहा, मैंने खुद परीक्षा करके देखा है कि मैंने अब तक जितनी गोलियां खाई उसमें यह सबसे लाभदायक है। हेम बोली, जब तुम कोई नई गोली खाते हो तब कुछ दिनों तक उसकी बहुत तारीफ करते हो, यह तुम्हारी आदत है। अन्नदा बाबू ने कहा, तुम लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता। कभी अक्षय से पूछो, मेरी दवा से उसको फायदा होता है या नहीं। उस गवाह के भय से हेम चुप हो गई, परंतु वह गवाह आप ही आकर उपस्थित हो गया। आते ही उसने कहा, अन्नदा बाबू, आप वह गोली मुझे दें, उससे लाभ हुआ है, आज शरीर हल्का जान पड़ता है। अन्नदा बाबू ने गर्व से हेम के चेहरे की तरफ देखा। गोली खिलाने के बाद अन्नदा बाबू ने अक्षय को शीघ्र नहीं छोड़ा। अक्षय भी जाने के लिए शीघ्रता न दिखा, बार बार रमेश के चेहरे पर कटाक्ष करने लगा। रमेश को सहज ही कुछ नहीं देख पड़ता, लेकिन आज उसकी दृष्टि ने अक्षय के कटाक्ष को समझ लिया। यात्रा का समय समीप था। रमेश ने जब उनके साथ यात्रा पर चलना स्वीकार कर लिया था, तब से हेम बहुत प्रसन्न हो रही थी। उसने कल ही रमेश को और दिनों की अपेक्षा जल्दी आने को कह दिया था, परंतु अक्षय के कारण रमेश और दिनों की अपेक्षा देर करके ही आया था। वह दिन में विचार कर चुकी थी कि रमेश के आने पर वह यात्रा में साथ ले जाने लायक पुस्तकें छांटेगी तथा अन्य बातें तय करेगी। अतः रमेश के देरी से आने पर हेम नाराज थी। उसने रमेश से धीरे से पूछा, आज देर कर दी? न जाने रमेश किस विचार में था। उसने कहा, हाँ। हेम क्रोधित हो गई। अपने प्रेमी की उपेक्षा उससे सहन ना हो सकी। दिन भर के बंधे हुए मंसूबे जब मिट्टी हो गए तो वह गुस्से में भरकर उठी और उसने तिपाई पर रखी पुस्तकों को उठाकर अंदर चलने की तैयारी की। उसे जाता देख रमेश उसके पास जाकर बोला, कहाँ चली? आज पुस्तकें छांटनी थी जो यात्रा पर साथ ले चलनी है। हेम तड़प गई। उसने किसी प्रकार अपने उमड़ते हुए आंसू रोक कर कहा, रहने दो, पुस्तकें ही चुनकर क्या होगा। इतना कह वह क्रोध से भरी तेजी से कमरे से निकलकर चली गई। उसने अपने कमरे में जाकर पुस्तकें एक तरफ फेंक दी। रमेश तड़प कर रह गया। उसी समय अक्षय ने व्यंग से कहा, रमेश बाबू, आज आपका मन भारी दिखाई देता है। रमेश बड़बड़ाकर रह गया। अन्नदा बाबू ने कहा, रमेश तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता, वरना इसका शरीर कभी अस्वस्थ न रहे। अक्षय ने कहा, रमेश बाबू, आपको गोली खानी ही चाहिए। वास्तव में ये गोलियां बड़ी लाभकारी हैं। रमेश बोला, अक्षय बाबू, मुझे व्यर्थ परेशान ना करें। मैं अन्नदा बाबू से एकांत में कुछ बातें करने के लिए प्रतीक्षा में हूँ। अक्षय ने जाते हुए कहा, अगर आप यह बात पहले ही कह देते तो मैं कभी का चला गया होता। अक्षय के जाने के कुछ देर बाद रमेश ने बड़े संयम के साथ नीचे निगाह किए कहा, अन्नदा बाबू, आपने अपने इस घर में मुझे जिस तरह अपनाया है वह मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अन्नदा बाबू बोले, तुम योगेंद्र के मित्र हो, अतः उस नाते तुम मुझे उसी के समान प्रिय हो। तुम जैसे लड़के को मैं अगर अपना बनाकर रखूं तो मेरा परम सौभाग्य होगा। रमेश का मार्ग साफ हो गया। उसने हिम्मत से कहा, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको अपना ही समझता हूँ। अन्नदा बाबू बोले, परंतु बेटा, तब भी समाज वालों को चैन नहीं है। वे हेम के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर जाने कैसी बातें करते हैं, मगर मैं शांत रहता हूँ। रमेश ने कहा, आप जैसा कहें मैं वही करने को तैयार हूँ।
परंतु हेम की राय पहले लेना जरूरी है। अन्नदा बाबू ने कहा, तुम्हारी हाँ होने की देर थी। मैं जैसे हेम के मन की सब बातें जानता हूँ, परंतु फिर भी कल सुबह उससे और बातें कर लूंगा। वैसे मेरी इच्छा है कि जबलपुर चलने से पहले ही तुम दोनों का विवाह हो जाए तो ठीक रहेगा। रमेश ने कहा, समय अब रहा ही कहाँ है। अन्नदा बाबू बोले, 10 दिन के अंदर यदि विवाह हो जाए तो यात्रा की तैयारी को 3-4 दिन आसानी से मिल सकते हैं। रमेश सहमत होकर चला गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।